To a video lecture on materials management connected to stores and storekeeping, subunit 4.2 of 3-year diploma course run by Board of Technical Education Rajasthan, presented by Ravi Prakash Mathur, HOD in charge of Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। ये एक डिस्क्लेमर साइड इम्पोर्टेंट मैंने हर लेक्चर में अभी इन दिनों डाल रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट में पॉलिटेक्निक कॉलेज की डिसिप्लिन सिलेबस के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। और अदर व्यूवर्स थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि ये स्पेसिफिक नेचर में है, जनरल तरीके से तैयार किए हुए वीडियो ना माने। और इसमें अभी जो यूनिट का 4 नंबर यूनिट मटेरियल मैनेजमेंट से संबंधित जो है 4.2, उसमें स्टोर्स एंड स्टोर कीपिंग, उसमें फंक्शंस, लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर, पिन कार्ड्स के बारे में, स्टोर लेजर, सामान की प्राप्ति और उसका इशू करना, फिजिकल वेरिफिकेशंस, डिस्पोजेबल किस प्रकार से किया जाना है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, और प्रोडक्शन ऑफ स्टोर्स का कवरेज इसमें किया जाएगा। सबसे पहले जो एक जनरल वर्ड है ये भंडार या भंडारण, इसके बारे में जो है बात की गई है कि भंडार का मतलब सामान को व्यवस्थित रूप से किसी एरिया में, किसी स्थान में रखा जाना। तो निश्चित रूप से इसकी जो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेवारी अभिरक्षक जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए एक हमें भंडारपाल नियुक्त करना आवश्यक होता है। और जो हम कह सकते हैं कि भंडारण की एक जनरल डेफिनेशन परिभाषा के रूप में इस प्रकार से एल्फोर्ड नाम के जो मैनेजमेंट के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने दी थी कि विभिन्न प्रकार की सामग्री को भंडार करने से संबंधित नियंत्रण का कार्य होता है, और भंडार वह स्थान होता है जहाँ विभिन्न सामग्री को हम व्यवस्थित रूप से, यहाँ पे जो क्रमबद्ध लिखा हम क्या समझते हैं, व्यवस्थित रूप से रखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ हम कह सकते हैं भंडार के जो इस प्रकार से देखना है कि प्राप्त करना, चेक जो भी बिल, इनवॉइस वगैरह आए, परचेजर ने जो ऑर्डर दिया था वो, तो उसकी सूचना जिससे कि वह आगे उस फर्म से इसके करेक्शन के लिए कार्यवाही कर सके। जो माल प्राप्त है उसको काउंट करना, आवश्यकता हो तो वेट करना, और उसकी मेजरमेंट कोई अन्य तरीके से लेना हो तो उस प्रकार से लेना, सभी सामान को व्यवस्थित रूप से जमा कर रखना। ये इस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति इसकी डिमांड करे तो उसकी डिमांड को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके उसको सही मात्रा में सामग्री अगले रिक्वायरमेंट करने वाले व्यक्ति को प्रदान करना। ऐसे सभी रिकॉर्ड रखना जिनको देखते ज्ञात हो जाएगी कितनी सामग्री कब आई थी, कब दी गई और कितनी भंडार में उपलब्ध है। इस प्रकार की जो भी रिकॉर्ड है, अभी हम आगे देखेंगे, वो सभी मेंटेन करना। और जब वस्तुएं जो हैं उनकी क्वांटिटी समाप्त हो रही हो तो एक निर्धारित मिनिमम क्वांटिटी के आने पर वो परचेज डिपार्टमेंट को सूचना भेज देना, ताकि कि पूरी सामग्री समाप्त होने से पूर्व ही परचेज डिपार्टमेंट नई मात्रा में सामग्री को क्रय कर सके। भंडार में भीड़ भाड़ अधिक न हो और अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से रखा जाए, सामान रखा जा सके, और किसी प्रकार की असुविधा, सामान की चोरी देते हैं वरना सुधारित किया जाए। इसको ध्यान, इस प्रकार का बिजनेस है, उसका लेआउट किस प्रकार का है उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज स्टोर अलग से हो और विभिन्न, अगर बड़ी बड़ी और छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, अगर इस प्रकार के हों तो उनमें अलग अलग भंडार भी उनकी आवश्यकता के अनुसार मेंटेन किया जाना उचित रहता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए वर्कशॉप का एक स्ट्रक्चर होता है, हमें लगभग सभी स्टूडेंट को मालूम है। कारपेंटर शॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, इस प्रकार की बहुत सारी, मशीन शॉप, इस प्रकार के बहुत सारे
अलग अलग शॉप्स होती है, तो उन सब से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्री है उनका एक केंद्रीकृत भंडार में पहले भंडारण किया जाता है। और वो लोग अपना जब शॉप से संबंधित, जैसे कि कारपेंटर शॉप मुख्य रूप से मान लीजिए बच्चों को लकड़ी की विभिन्न की वर्क जो है वेल्डिंग, फिटिंग और वेल्डिंग में काम में आ सकते हैं। बार्स की जो है मशीन शॉप में काम आ सकते हैं। तो वह सेंट्रल स्टोर से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सामान को इशू करा के अपनी स्वयं की शॉप में भी उसको एक छोटे स्टोर के रूप में अलग से मेंटेन करें। इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। फ्यूचर में अगर आपको एक्सपांशन की क्या संभावना रहती है जॉब की ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए शुरुआत से ही उसमें एक एडिशनल स्पेस का प्रोविज़न किया जाना चाहिए। प्रॉपर लाइट और हम कह सकते हैं रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो, इस बात का ध्यान रहे। चोरी आग लगने की दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। इस प्रकार से ये भंडार का लोकेशन तय करते वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोकेशन के बाद सामान अलग अलग सब प्रकार के जो होते हैं उनको किस प्रकार से स्टोर का लेआउट हमें तय करना चाहिए। यदि हमारा बहुत सारे सामान हैं, छोटे बड़े कई तरीके के, तो माल का जो मूवमेंट है उनको ले जाने के लिए रास्ते जो हैं वो मार्क्स जो है वो थोड़े प्रॉपर चौड़े होने चाहिए। अगर आवश्यकता है तो प्लेटफॉर्म और ट्रक और फर्श की ऊंचाई तक के होने चाहिए, जिससे कि सीधा उसको अनलोड किया जा सके। आंतरिक परिवहन के लिए माल उठाने और रखने के लिए सही उपकरण आदि की सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भंडार सबसे निकट स्थान के माल प्राप्ति व उसके निरीक्षण के लिए रखा जाना चाहिए। भविष्य में विस्तार के प्रावधान, बड़े आकार के सामान रखने के लिए खुला स्थान भी आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोल, लकड़ी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस प्रकार की चीज़ों का आवश्यकता हो, तो स्पेशली आप देखते हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एक शेड प्रॉपरली बना के वहाँ पे कोल या लकड़ी का स्टोरेज किया जा सकता है। प्रत्येक भंडार में प्रत्येक रैक के पास भविष्य के विस्तार का स्थान रखना चाहिए। रैक्स की व्यवस्था भी आमतौर पे आप देखते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर को भी हम देख सकते हैं, उसमें स्टोरिंग का आप मेथड देख सकते हैं कि अगर अलग ही स्टाइल से रैक्स बना के किया जाता है, तो ये निर्भर करता है किस प्रकार की सामग्री का भंडारण किया जाना है, उसके अनुसार ही लेआउट से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखना जा रहे हैं। भारी सामान को भंडार में रखने के लिए फर्श पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि चलने फिरने में एक तो असुविधा ना हो और उठाने और रखने की आवश्यकता ज़्यादा ना पड़े। अगर कोई फ्लेमेबल सामान है, जैसे हमने कहा था पेट्रोलियम में गैस सिलेंडर से, तो उनको रखने के लिए सुविधा अलग से होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा भी उसी अनुसार की जा सके, ताकि अगर कभी फायर हैजार्ड्स हो तो उसके अनुसार भी व्यवस्था अलग से रखी जा सके। कीमती और गाड़ी में ताले में रखने की सुविधा होनी चाहिए। सामग्री लेने देने की काउंटर ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि संपूर्ण सामान पर स्टोर कीपर जो वह खुद अपनी उनकी आई रह सके। बिन कार्ड के बारे में बात करते हैं। बिन कार्ड ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक और जो भंडार में अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है उसके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है मेथड कह सकते हैं हमें। यह हम ये रिकॉर्ड जो है एक्चुअल में जहाँ पर सामान रखा होता है उसी के पास रखा जाता है। ये रखा है, इसमें रखा है, इसको माल के पास ही रखा जाता है और इसको ज़्यादातर इस प्रकार से कार्ड को ही ग्रीस लिफाफे में रखा जाता है और उसमें हर समय एंट्री की जाती है, जैसे कि माल की न्यूनतम स्थिति तुरंत ज्ञात हो सके। इसलिए भंडार माल प्राप्ति व निर्गम के समय तुरंत इसमें प्रविष्टि कर दे, जिससे कि माल के पास ही उसकी स्थिति का अंदाज हो सकता है। इस पर एक अलग से कोड संख्या हर माल के लिए लिखी होती है। ये एक नमूना है बिन कार्ड के लिए। वस्तु का नाम, वस्तु के रखने की लोकेशन और एक यूनिक आईडी कोड, अधिकतम मात्रा कितनी स्टोर की जा सकती है और न्यूनतम मात्रा कितनी है उसका ध्यान रखना है, ताकि न्यूनतम मात्रा आते ही परचेज डिपार्टमेंट को सूचित किया जा सके और सामग्री शून्य होने से पहले वापस रिक्वायरमेंट के अनुसार प्राप्त हो सके। किस आदेश के अंतर्गत या इंडेंट के अंतर्गत ये मात्रा किस दिनांक को कितनी मात्रा में प्राप्त हुई है, अगर आपने इशू किया तो कितनी इशू की है और बैलेंस अब उसमें कितना है,
हर एंट्री के ऊपर भंडारपाल के हस्ताक्षर हो और भंडार से संबंधित जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर हो उसके हस्ताक्षर हो। इस प्रकार से ये बिन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हर समय हर ट्रांजैक्शन के टाइम इसमें एंट्री की जानी आवश्यक होती है, जिससे कि सामग्री के स्थान के पास इस कार्ड की सारी सिचुएशन उस पर्टिकुलर आइटम की आपको कार्ड देखते ही पता चल जाए। के लिए ये हम देख सकते हैं कि हो सकता है रिसिप्ट के लिए जहाँ बड़े और स्टोर्स हों उसमें इसका एरिया एक बिल्कुल अलग से हो सकता है, जिससे मैं वह दिनांक, आदेश संख्या, मात्रा, प्रहार, पैकेट, बंडलों की संख्या, और ये फेयर है तो उसको चुका दिया गया नहीं अथवा नहीं, इस बात को ध्यान रखें। इनवॉइस जो उसके साथ प्राप्त हो रही है उसकी प्रॉपर जांच की जाए और जो विभाग द्वारा क्रय आदेश दिया गया था उससे इसका मिलान किया जाए। ये कार्य भंडार द्वारा किया जाना चाहिए। सामान पहुंचते ही उसको जो है एक रिपोर्ट भेजना चाहिए कि माल की प्राप्ति व दशा के संबंध में वह रिपोर्ट तैयार करके परचेज विभाग को भेजें और वहाँ से निरीक्षक विभाग आकर निरीक्षण करें, निरीक्षण की रिपोर्ट दें और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां लेखा विभाग को माल की राशि के भुगतान हेतु क्रय विभाग की सूचना भेज दी जाती है। यदि माल में कोई टूट फूट खराबी हो, अतिरिक्त मात्रा प्राप्त हुआ हो, कम प्राप्त हुआ हो, स्पेसिफिकेशन में वेरिएशन हो, इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो क्रय विभाग के माध्यम से फर्म को जिसने सप्लाई किया उसको तुरंत सूचना भेजी जानी चाहिए और जो भी उसमें कमी रह गई है उसका जो है पूर्ति करने के पश्चात ही संपूर्ण बचाव जो है राशि का भुगतान जो है उन्हें किया जाए। इस प्रकार का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। निरीक्षण की रिपोर्ट संतोषजनक होने पर भंडारपाल को प्राप्त माल की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उसको रखने से पूर्व चेक करना चाहिए। माल से संबंधित बिलों की जांच क्रय विभाग द्वारा की जानी चाहिए तथा बिल के भुगतान की कार्रवाई भी जो है वो लेखा विभाग द्वारा की जानी चाहिए। प्राप्त होने के बाद हमने कहा था स्टोरिंग हो जाती है डिफरेंट वे में, अलग अलग तरीके से उनका जो है। अब जो स्थिति आती है कि अगर विभिन्न प्रकार की जो हमारे डिपार्टमेंट है, शॉप्स है, उनको जैसा अभी हमने कहा था वर्कशॉप की स्थिति में कारपेंटर शॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, इस प्रकार की जो शॉप्स है उनको अपनी जो रिक्वायरमेंट के उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट को एक मांग पत्र या इंडेंट में, जिसमें कि प्राप्तिकर्ता या इंडेंट प्रस्तुत करने वाले के हस्ताक्षर और उसके ऑथराइज जो ऑफिसर है उनके हस्ताक्षर होंगे। और आप देख सकते हैं कि ये उसका एक प्रपत्र है, ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है पुस्तक संख्या, ये प्रत्येक हम कह सकते हैं जैसे हमारा एक केस ले, हमने बार बार एग्जांपल से दे रहे हैं कि इस हमारे और जो वर्कशॉप नाम की जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है कॉलेज में, उसमें कारपेंट्री शॉप है, तो उसके पास एक इंडेंट बुक अलग होगी जिस पर अलग से एक उस इंडेंट बुक के खुद के सीरियल नंबर होंगे। जिस ऐसी प्रकार वेल्डिंग के पास, फिटिंग के पास अलग से इंडेंट बुक होंगी, उनके अपने उसमें पुस्तक जो है हर पेज पे एक ही क्रमांक होगा। उस नेचुरल है हर इंडेंट पे पुस्तक संख्या, मतलब उसमें 50 पेज हैं टोटल, अगर इंडेंट 50 हैं तो हर बुक में उसमें मान लीजिए उसका सीरियल नंबर 15 है तो हर एक पेज पे बुक नंबर तो 15 लिखा हुआ होगा। और उस बुक के हर एक जो पेज है जो ट्रिप्लिकेट पेज में हो सकते, ट्रिप्लिकेट कॉपी डुप्लिकेट कॉपी में हो सकते हैं, उसमें हर एक में डुप्लिकेट या ट्रिप्लिकेट पे सीरियल नंबर्स उसमें लगे हुए रहेंगे। कौन सा शॉप या विभाग है उसका नाम इस पर लिखा जाएगा, उस शॉप से कौन आदमी इस चीज़ की डिमांड कर रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, मांग करने वाला अपने हस्ताक्षर प्रस्तुत करेगा और उस शॉप से संबंधित जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं वो इसके ऊपर साइन करेंगे। जो चीज़ें मांगी जा रही है उसका सीरियल नंबर और नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल आया, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और ये किस पर्पज से चाहिए, इसको भी सूचित किया जाना आवश्यक है। और भंडारपाल जो है ये सब चेक करने के बाद उसमें इशू करने इंडेंट को रिसीव करके साइन करेगा और जो उसके भंडार से संबंधित जो भंडार अधीक्षक या ऑफिसर है उनकी साइन कर रहेगा। इस इंडेंट पे जो सामग्री दी जा रही है, जो हो सकता है इंडेंट जिसने बना के भेजा हो वो डिफरेंट हो और जो प्राप्त करना आया हो वो डिफरेंट व्यक्ति हो, तो यह उनके साइन प्राप्त करने वाले के भी लिए जाते हैं। इंडेंट को देखकर जो है एक्चुअल में एक इशू वाउचर नाम से अलग से जो है डॉक्यूमेंट इशू किया बनाया जाता है भंडारपाल द्वारा, उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं और प्राप्तिकर्ता के भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं। वंस अगेन इशू वाउचर पे भी अलग से
पुस्तक की संख्या होती है और उस वाउचर के भी अलग से नंबर होते हैं हर वाउचर के खुद के, किस डेट को इशू किया जा रहा है ये चीज़ होगा, किस शॉप को, अभी जैसे हमने कहा फिटिंग शॉप को, मशीन शॉप को, इस प्रकार से। और इंडेंट कौन सा था, किस क्रम का इंडेंट बुक और इंडेंट पेज का नाम, कार्य आदेश अगर कोई है तो उसका नाम, सामान का विवरण, रेफरेंस ऑफ स्टोर लेजर, अभी हम बात करेंगे स्टोर लेजर, उसका किस पेज पे इसकी एंट्री है उसकी भी इसमें रेफरेंस नंबर आएगा, कितनी क्वांटिटी इशू की गई है, क्या रेट थी, क्या कॉस्ट थी, और अगर कोई विशेष टिप्पणी हो तो यह यहाँ पे लिया। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, इंडेंट में अगर किसी पर्टिकुलर शॉप ने कुछ क्वांटिटी डिमांड की है और स्टोर में या तो वो क्वांटिटी उस समय उतनी है नहीं अवेलेबल, या उसको अन्य विभागों को भी प्रोपोर्शनेट कुछ क्वांटिटी उपलब्ध करानी आवश्यक है, तो वह हो सकता है कि मांग करने वाले की जो की गई मांग की गई क्वांटिटी है उससे कम इशू करे। इसलिए इंडेंट वाले बुक के जो डिमांड मांग पत्र है और जो इशू वाउचर है उनमें कुछ चीज़ों में विशेषकर जैसे क्वांटिटी में अंतर आ सकता है। अभी जो हम जस्ट बात कर रहे थे, हम इंडेंट की बात कर रहे थे, इशू वाउचर की बात कर रहे थे, तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड थे। बिन कार्ड का भी हमने बात की थी, पर स्टॉक रजिस्टर या भंडार खाता रजिस्टर ऐसी एक हम कह सकते हैं रिकॉर्ड है जिसमें लगभग सभी प्रकार की एंट्रीज स्टोर से संबंधित होती हैं। इसका ये नमूना एक सामने आपके हैं कि हर वस्तु के लिए स्टॉक रजिस्टर में अलग से एक पेज बनाया जाएगा, उस वस्तु का नाम लिख दिया गया, उसका एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक जो है वो लिखा जाएगा, वहाँ उसकी स्टोर में कितनी अधिकतम मात्रा अलाउड है वो लिखा जाएगा और न्यूनतम मात्रा कितनी है ये लिखा जाएगा। इससे ये इंडिकेशन हो सके कि जब भी ये यहाँ कॉलम है बैलेंस वाला उसमें न्यूनतम मात्रा के पास पहुँच जाए तो वह तुरंत परचेज विभाग को सूचना भेजी जा सके। किस बिल के अंतर्गत क्या विवरण है वो परचेज हुआ है उसका यहाँ पे विवरण आता है। यहाँ हम देख सकते हैं इसमें किस लेज़र में एंट्री करने के लिए क्रम संख्या जैसे आया है, दिनांक आया है, ये प्राप्ति से संबंधित और इशू से संबंधित विभिन्न विवरण हैं जो हम देख पा रहे हैं कि बिल या वाउचर की डिटेल यहाँ इस कॉलम में, सप्लायर का नाम आवश्यकता है उसके अनुसार, रेफरेंस रिसिप्ट बुक का नंबर है, विवरण है, मात्रा है, और किसी इंडेंट की जो इशू के केस में वो शॉप का नाम और इशू वाउचर का नंबर, आपने कितनी क्वांटिटी दी, डिमांड कितनी की थी, आपने दी कितनी, किस दर पे है, और प्राप्ति या निर्गम के समय का जो भी स्थिति है उन दोनों के टाइम की कॉस्ट का विवरण अगर आवश्यक है तो उसकी इंद्राज भी किया। तो ये इस प्रकार से भंडार स्टॉक या रजिस्टर जो है उसमें काफ़ी विस्तृत विवरण इंक्लूड किया हुआ होता है। भंडार का प्रोटेक्शन करना भी एक महत्वपूर्ण इशू रहता है ताकि चीज़ों को नुकसान होने और ख़राब होने से बचाया जा सकता है। आग लगने से बचाना, अग्निशमन उपकरण आजकल सभी जगह आवश्यक होते हैं, और अगर कहीं नमी के प्रभाव वाले सामान हो, कुछ केमिकल हो, कोल हो, वुड हो, तो उनके लिए नमी से कैसे प्रकार बचाव किया जाए, उसका बारिश से बचाव कैसा किया जाए, धूल गंदगी से किस प्रकार से बचाव किया जाए, चोरी से कैसे सुरक्षा की जाए, और भी विभिन्न प्रकार से माल को नष्ट होने से किस प्रकार से बचा जाए, कोई प्रकार की घातक धारदार सामग्री वगैरह हो, इम्पोर्टेंट सामग्री हो, उनको किस प्रकार से लॉक में रखा जाए, उनसे सीधा हाथ न लगाया जाए, इस प्रकार की ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी प्रकार ये भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स हों तो वो अलग से ताले में रखना ठीक रहता है। अच्छी तरह से बंद रखना, वाष्पित होने जैसे पेट्रोल की केस है, अगर आप थोड़ा लूज रखेंगे तो इवोपरेट हो जाएगा। लकड़ी वाली केस जैसा हम बार बार बात करते हैं, इनकी केस में दीमक का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको एंटी टर्माइट का स्प्रे आदि करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार की ये सारी जो कार्रवाई चल रही है इसमें एक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण सामने आती है कि प्रत्येक भंडार का नियमित अंतराल के समय उसका भौतिक सत्यापन एक हम कह सकते हैं न्यूट्रल एजेंसी के द्वारा करवाया जाना बहुत उचित रहता है, जिससे कि भंडार में कार्य की दिक्कत या रिकॉर्ड तैयार करने में जो भी गलतियां होने की संभावना होती है उसकी समय समय पर जांच की जा सके और उसका एक प्रकार से करेक्शन समय के विभिन्न एक नियमित समय के अंतर किया जा सकते हैं। सामान की मात्रा में अंतर जो आ जाता है उसको फाइंड आउट करके उसकी रिकॉर्ड को सही करना और अगर आवश्यकता हो तो वसूली करना। जो भी हम कह सकते हैं कि सामान
प्राप्त होना, इश्यू होना, रिकॉर्ड में बैलेंस होना, ये सब चीज़ें बिल्कुल मैच करनी चाहिए। डेटा हर वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व इस चीज़ को कर लिया जाना चाहिए। और विशेषकर राजस्व विभाग में सरकार द्वारा प्राधिकृत अकाउंटेंट जनरल द्वारा ये जांच की जाती है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अपने स्तर पर इस प्रकार का कार्य अवश्य बंद करना चाहिए। जब ये काम चल रहा हो, जांच चल रही है, तो उस समय इशू का कार्य बंद कर दिया जाना चाहिए, तब जांच की नहीं जानी चाहिए, ताकि उसमें वेरिएशन लगातार आने से बचा जा सके। अनियमितता नज़र आने पर तुरंत जो है भंडार नियंत्रक को दी जानी चाहिए सूचना। और अतिरिक्त मात्रा में अगर कोई चीज़ पाई जाती है, रिकॉर्ड के अनुसार उससे भूल हो गई, तो उसे सुधारने के लिए जो भी प्रबंधन है, सामान कम अगर है तो जो भी व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है उससे इसका जवाब मांगना जाना चाहिए। जो सामान हम कह सकते हैं किसी के दोष के कारण नहीं हुआ, उसको हमें राइट ऑफ करना की कार्रवाई रिकमेंडेशन की जा सकती है। और इस दौरान में जो सामान बिल्कुल ख़राब हो चुका हो, काम में नहीं आ सकता, उसको भी राइट ऑफ करने की रिकमेंडेशन की जा सकती है। इसी प्रकार जो हम कह सकते हैं जो अनुपयोगी सामान है उसका भी निस्तारण किया जाना ठीक रहता है। जैसे कि हमने अभी बात की थी हमारे केस में, वर्कशॉप में अगर आप लकड़ी पे काम कर रहे हैं उसकी छीलन होती रहती है। आप वेल्डिंग शॉप में मशीन शॉप में काम करते हैं तो छीलन उतरती है। फिटिंग शॉप में काम करते हैं तो एब्री जो आप ईसाई करते हैं मेटल की, उससे वहाँ उतरती है। ये सब चीज़ें जो है वेस्ट के रूप में इकट्ठी हो सकती है, और इनको एक स्थान पर एकत्रित करके समय समय पर अगर बहुत अधिक क्वांटिटी में है तो इसका आप नीलामी के द्वारा काम इसका डिस्पोजल कर सकते हैं। कोई पार्ट ख़राब हो गए हैं उनको भी आप एक बार वेरीफाई करने के बाद उनको संग्रहित कर सकते हैं, और समय आने पर उनकी भी नीलामी के द्वारा डिस्पोजल करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अतिरिक्त आय भी उससे की जा सकती है। एक और चीज़ है जिसका ध्यान रखा जाता है निष्पादन के समय, अप्रचलन के सामान, जिसमें खास तौर से हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही है। कंप्यूटर के केस में लें, मोबाइल के केस में लें, मशीनों के केस में लें, समय समय पर उनमें टेक्निकली बहुत अलग अलग एडवांस फीचर्स आ जाते हैं। तो पुराने जितने भी जो हैं जो एक्चुअल में ख़राब नहीं होते, लेकिन अब उनसे जो आवश्यक फंक्शन जो हमारे हैं वो काम में नहीं आ सकते, इसलिए वो अप्रचलित कहलाते हैं। इस कारण से उनको अप्रचलन के आधार पर निस्तारण हेतु रिकमेंडेशंस की जा सकती है। हम देख रहे हैं अधिशेष सामग्री अगर बाई चांस कभी अधिक प्राप्त हो गई हो तो सप्लायर को लौटा दी जाए। छीलन को टुकड़ों द्वारा आदि को जो है उनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए अगर हो सके तो किया जाए, अन्यथा उनकी नीलामी की जाए इकट्ठा करके। और जो सामग्री हम निस्तारण ना हो सके ऐसी स्थिति में हो उनको जलाकर अथवा ज़मीन में गाड़ कर भी निस्तारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्टोर का हमने ये एक कंपाइलेशन किया है। कोई क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है इस पर जो डिस्प्ले हो रहा है इस पर भेजें। और इसी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद कह देता हूँ, और इसके साथ ये वीडियो हम पूरा होता है हमारा।